गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होम साइंस की दुनिया में आप सभी लोग का स्वागत है। इसके पहले हमने जो क्लास किया था उसमें वन लाइनर ऊन से संबंधित सभी प्रश्नों का अध्ययन किया था और आज आप चारों ऑप्शन के साथ हम लोग उन्हीं सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो तागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है, सूत का, रेशम का, लीलन का, ऊन का। तो क्या होगा हमारा? ऊन होगा। किसका इस्तेमाल किया जाता है तागे को साफ करने के लिए? मार्जन का प्रयोग ऊन की सफाई के लिए किया जाता है और इससे ऊन के रेशों में पसीने, चिकनाई, धूल, कण एवं अन्य गंदगियाँ उपस्थित होती हैं जिन्हें साफ करना आवश्यक होता है और ये किसके द्वारा होता है? तो मार्जन के द्वारा ही साफ किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अल्पाका रेशा की व्युत्पत्ति किससे होती है? तो अल्पाका रेशा की उत्पत्ति भेड़ से होती है। अल्पाका जो रेशा होता है वह भेड़ के बालों से बना हुआ होता है। पेरू प्रदेश में ये पाया जाता है। यह जानवर लामा के समान दिखाई देता है परंतु यह लामा से थोड़ा सा छोटा होता है। इसके बाल लंबे, कोमल एवं घने होते हैं। इसके बालों की लंबाई 10 से 12 इंच तक होती है। इनसे रोएदार वस्त्र व कोट बनाए जाते हैं। तो जो अल्पाका भेड़ होता है उससे रोएदार वस्त्र के कोट बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, मेंडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता होती है? तो जो मेंडुला होती है इसकी उपस्थिति, मेंडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता होती है? तो ऊनी रेशम की विशेषता होती है। मेंडुला की उपस्थिति ऊनी रेशम की विशेषता होती है। ऊनी रेशम का अंतः परत क्या कहलाता है? मेंडुला। यानी जो हमारा ऊनी रेशा होता है यानी ऊन होता है उसके 3 परत होते हैं, मेंडुला, क्यूटिकल और कॉर्टेक्स। तो जो मेंडुला होता है ये आंतरिक परत होता है और मध्यवर्ती परत कॉर्टेक्स होता है और क्यूटिकल अनुप्रस्थ परत होता है। इसके मध्य में एक खोखली नलिका होती है परंतु सभी ऊनी रेशों में यह आवश्यक रूप से नहीं पाया जाता है। उत्तम श्रेणी के रेशों में यह अत्यंत कम विकसित एवं अनुपस्थित रहता है। निम्न श्रेणी के मोटे रेशों में यह परत सबसे ज़्यादा विकसित रहता है। यह परत नमी सोखने एवं ऊनी रेशों के रंगाई में सहायक होता है। तो जो होता है मेंडुला। फिर उसके बाद आर्द्र ताप व दाब में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो उसे फेल्टिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको फेल्टिंग कहते हैं। फिर इसके बाद हम आर्द्र एवं ताप में क्या होता है? ऊन सिकुड़ जाता है और आपस में मुड़ जाता है, इसे फेल्टिंग कहा जाता है। ऊन के नन्हे नन्हे रेशों को आपस में उलझाकर, जोड़कर, ताप से प्रभावित करके तथा दबाव डालकर जमा दिया जाता है जिसे नमदा कहा जाता है। नमदा कैसा होता है? तो नमदा निम्न कोटि का ऊन होता है। इस विधि द्वारा केवल ऊनी रेशों की कंबल, पट्टू, नमदा आदि बनाए जाते हैं। इसके बाद इस विधि के द्वारा वस्त्र निर्माण का कार्य सीमित होता है। इस विधि के द्वारा क्या होता है? वस्त्र निर्माण का कार्य सीमित होता है। कभी कभी अनानास के पत्तों से भी नमदा बनाया जाता है। कभी कभी किससे बनाया जाता है? तो अनानास के पत्तों से नमदा बनाया जाता है। और जो नमदा होता है हमारा निम्न कोटि का ऊन होता है। कैसा ऊन होता है? तो निम्न कोटि का ऊन होता है नमदा। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगला है, प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा है। तो प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा हमारा होता है ऊन। ऊन को प्राकृतिक तंतुओं का सबसे निर्बल रेशा माना जाता है और ऊन मुख्यतः रेशेदार प्रोटीन होता है। ऊन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो कैरोटीन। कौन सी प्रोटीन? कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। ऊन में कैसी प्रोटीन पाई जाती है? तो कैरोटीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है और ये जो है कोशिकाओं से यानी त्वचा
यानी विशेष प्रकार की त्वचा कोशिकाओं से निकला हुआ ये होता है। ऊन पालतू भेड़, बकरी तथा याक आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कपास के बाद यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण या महत्व का रेशा होता है। इसके रेशे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसके रेशे कैसे होते हैं? तो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है? तो कपास में, लिनन में, ऊन में, सिल्क में। तो सबसे अधिक लचीलापन किस में पाया जाता है? ऊन में पाया जाता है। ऊन ऐसा प्राकृतिक रेशा है जिसमें सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है। ये गीली अवस्था में जो है 40% कमज़ोर हो जाती है, किंतु यह अपनी मौलिक लंबाई से 30 से 40% अधिक खिंच जाने के पश्चात भी वास्तविक स्थिति में आ जाता है। इसीलिए नाप ना होने के कारण के होने के बावजूद भी यह शरीर पर फिट बैठ जाता है। अगला प्रश्न है, ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्को के ऊन से बनता है उसे कहते हैं केलिको कहते हैं। ऊन से निर्मित जो चमकीला वस्त्र होता है लामा नामक ऊँट से बनता है उसको केलिको कहा जाता है। लामा ऊँट जात का पशु होता है। इसके बालों में 2 परतें होती हैं। इसके बालों में कितनी परतें होती हैं? तो 2 परतें होती हैं। ऊपरी परत के बाल कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, घने एवं भारी और मोटे होते हैं। और नीचे की परत से बहुत मुलायम, कोमल एवं बारीकी रेशों से प्राप्त होता है। इसके बालों में रेशम के समान क्या पाया जाता है? तो चमक पाया जाता है। लामा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह जानवर बालों के साथ साथ सामान ढोने के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। यानी लामा नाम का जो ऊँट होता है इससे सामान को भी ढोया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रेशों को पानी में भिगोने पर इनकी मजबूती कम हो जाती है। तो किसकी? ऊन की। कितनी मजबूती कम हो जाती है? 40% मजबूती कम हो जाती है। कितनी? 40% मजबूती कम हो जाती है। और कहीं कहीं पर इसके भिगोने के पश्चात कितनी प्रतिशत मजबूती कम होती है? 25 से 30% तक भी लिखा हुआ पाया जाता है। ऊन एवं रेशम प्राकृतिक रेशे हैं जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। किस प्रोटीन के बने हुए होते हैं? तो कैरोटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। किसके? कैरोटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसके बाद इस कारण इसमें कई प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ऊन में से गंदगी निकालने के लिए प्रयोग में आने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो स्काउरिंग कहलाती है, यानी मजाई। जब ऊन में से गंदगी को निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्काउरिंग कहते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा है, स्काउरिंग मीन्स होता है मजाई करना। ठीक है, तो मजाई भी धुलाई जो होती है इसकी प्रक्रियाएं भी 3 रूपों में होती हैं। एक साबुन के घोल से धुलाई, और दूसरा वाष्पित घोल से धुलाई, और तीसरा कार्बोनाइजिंग के द्वारा धुलाई। क्या क्या होता है? तो 3 तरीके का होता है, साबुन के द्वारा धुलाई, वाष्पित घोलक के द्वारा और कार्बोनाइजिंग के द्वारा धुलाई। फिर अगला हमारा प्रश्न है, ऊन जिस प्रोटीन का बना हुआ होता है तो ये क्या है? कैरोटीन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, और जो ऊन होता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के अतिरिक्त इसमें सल्फर भी पाया जाता है। तो जो कार्बन होता है, कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? कार्बन की मात्रा 50%। और हाइड्रोजन की मात्रा कितना होता है? 7%। और ऑक्सीजन की मात्रा O2 की मात्रा कितना होता है? 25%। और हमारा नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? तो नाइट्रोजन की मात्रा
15 से 16%। और उसके बाद जो हमारा सल्फर पाया जाता है, सल्फर की मात्रा होता है कितना, तो सल्फर की मात्रा होता है कितना प्रतिशत, 3 से 4%। और कहीं कहीं सिर्फ और सिर्फ 4 ही लिखा हुआ पाया जाता है। फिर इसके बाद अगला हमारा है, अभिकथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है, और उसको कूट के द्वारा सही जानना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। प्लीसे की अस्थायी रूप से सिकन वाली सतह होती है। जो प्लीसे होती है उसकी अस्थायी रूप से सिकन वाली सतह होती है। कारण, क्योंकि कपड़े से मुद्रित कास्टिक सोडे से कपड़ा सिकुड़ जाता है। तो दोनों सही है। जो प्लीसे की अस्थायी रूप से सिकन वाली सतह होती है और कपड़े से मुद्रित कास्टिक सोडे से कपड़ा क्या होता है, सिकुड़ जाता है। दोनों सही। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है। तो प्लीस को, प्लीस जो प्लीस प्रकार का जो है कपड़ा बनाया जाता है वो जीवित भेड़, जो जिंदा हुआ भेड़ होता है उससे निकाला जाता है प्लीस नामक। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित तंतुओं में से किन की चमक सबसे अधिक होती है। तो इसमें कूट करने के लिए दिया हुआ है कि ऊन की, पॉलिस्टर की, रेयान की, सूत की। तो किसकी चमक अधिक होती है, तो किसकी होती है, सी नंबर। सी नंबर मतलब पहला और दूसरा, ऊन की और किसकी, पॉलिस्टर की। चमक लचक सबसे अच्छी होती है किसकी, ऊन की और पॉलिस्टर की। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी नेट के एग्जाम में पूछा हुआ है, ऊनी फैट बनाने का सही क्रम दीजिए। तो ऊन बनाने का सही क्रम, ऊनी तंतुओं को परतों में लगाना। देखिए पहला ऑप्शन है। फिर ऊनी तंतुओं की सफाई, मिश्रण और बुनाई करना। इसके बाद वैक्स को पीटना, दबाना और निचोड़ना। और ताप और नमी देना। तो फेल्ट को परिसज्जा प्रदान करना, धोना, खंगालना और सुखाना। तो हमारा पहला क्या सही होगा, पहले दूसरा होगा, यानी ऊनी तंतुओं की सफाई एवं मिश्रण में उसकी धुनाई करना। फिर उसके बाद पहला आ जाएगा ऊनी तंतुओं की परतों में फिर लगाना। पहले सफाई करना और उसको मिश्रित करके धुनाई करना। फिर उसके बाद उसको परतों में लगाना। फिर उसके बाद ताप और नमी देना। फिर उसके बाद पैद को पीटना, दबाना और निचोड़ना। उसके बाद धोना, खंगालना और सुखाना। उसके बाद फेल्ट को परिसज्जा प्रदान करना। ये रहा क्रम। ऊन अपनी लगभग मजबूती को खो देती है। तो ऊन गीली अवस्था में कितनी प्रतिशत मजबूती को खो देती है, 40%। यहाँ पे 40% है, कहीं कहीं 25 से 30% भी लिखा रहता है। तो दोनों को हम सही मान सकते हैं। जब हमारे ऑप्शन में 40% नहीं होगा तो हम 25 से 30 लगाएंगे। देखिए यहाँ भी ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है। फिर इसके बाद अगला है हमारा, इंटरलॉक को हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता क्या कहलाती है, फेल्टिंग कहलाती है। जब इंटरलॉक हो जाता है तो ऊनी वस्त्रों में तो वो क्या कहलाता है, फेल्टिंग कहलाता है। ऊन फेल्टिंग क्या होता है, ऊन के नन्हे नन्हे रेशों को आपस में उलझाकर और उसको जोड़कर ताप से प्रभावित करके तथा दबाव डाल करके जमा दिया जाता है, तो उसे नमदा कहते हैं। नमदा मतलब फेल्टिंग, वही फेल्टिंग होता है। नमदा मोटा, कोमल, लचीला एवं गर्म होता है। इससे कई उपयोगी चीज़ें जैसे टोपी, कंबल, चप्पल, कालीन, फर्श, हेतु बिछावन, दुशाला, कोट आदि कपड़ा बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ऊनी वस्त्र धोते समय गूंथने व दबाने का सही तरीका प्रयोग करते हैं। तो ऊनी की स्केली रचना रगड़ के दौरान फेल्टिंग उत्पन्न करती है। तो क्या है इसमें, बी ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही वर्णन भी कर रहा है।
फिर उसके बाद व्यवस्था की संगठन प्रक्रिया को सही क्रम से लगाइए। तो व्यवस्था की संगठन की प्रक्रिया गतिविधियों को समूह में बनाना, गतिविधियों का अभिज्ञान का तथा वर्गीकरण करना, सत्ता को सौंपना, कार्य को सौंपना, तालमेल करना। ये गृह व्यवस्थापन से संबंधित प्रश्न उनमें आ गया, पता नहीं कहाँ से टाइप हो गया होगा। तो गतिविधियों का अभिज्ञान तथा वर्गीकरण पहले किया जाए व्यवस्थापन संगठन के लिए, फिर गतिविधियों का एक समूह बनाया जाए, फिर उसके बाद सभी लोगों को कार्य सौंपा जाए, फिर उसके बाद सत्ता को सौंपा जाए, फिर उसके बाद उसमें तालमेल बैठाया जाए। ऊन के उत्पादन का सही क्रम है। तो ऊन के उत्पादन के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? पहले सीरिंग की जाती है, यानी कटाई की जाती है। तो पहला ऑप्शन ही होगा, ये पहला काटना, कटाई करना। उसके बाद क्या किया जाता है? श्रेणी किया जाता है, यानी ग्रेड दिया जाता है लंबाई के आधार पर, रंग के आधार पर, उसकी विशेषता के आधार पर। उसके बाद क्या आता है हमारा जो है कार्बोनाइजिंग किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? श्रेणी में रखा जाता है। फिर कार्बोनाइजिंग किया जाता है। फिर उसके बाद धुनाई की जाती है। फिर उसके बाद कंघी किया जाता है। इसके बाद आप लोग ये भी जान लीजिए, सबसे पहले क्या किया जाता है? कटाई की जाती है। फिर उसके बाद ग्रेड दिया जाता है। फिर उसके बाद सफाई की जाती है ऊन की। फिर उसके बाद शुद्धिकरण किया जाता है। फिर सुखाना या तालमेल लगाना होता है। फिर कंघी करना, फिर खींचना, फिर घुमाना, कताई करना, बुनाई करना। अगले कुछ क्लास में 2-2 मिनट के वीडियो में मैं ऊन बनाने की प्रक्रिया, ऊन से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, रेशम से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, कपास से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, रेयान से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, सभी जो है तंतुओं से वस्त्र बनाने की प्रक्रियाओं को 2-2 मिनट में 2-2 मिनट का वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूँगी। तो ये रहा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 में दी गई विभिन्न प्रकार की ऊन का मिलान सूची 2 में दिए गए स्रोत से कीजिए। तो खींची हुई ऊन जिंदा पालतू जानवर होता है? नहीं। खींची हुई ऊन जो भेड़ हम खाने के लिए पालन करते हैं और उससे जब निकाला जाता है तो खींची हुई ऊन कहलाता है। पवित्र ऊन और वर्जिन ऊन, जो वैसा ऊन होता है जो पहली बार किसी जानवर के शरीर से उतारा जाता है, तो वो कैसा ऊन कहलाता है? पवित्र ऊन एवं वर्जिन ऊन। तो क्या हो गया? पवित्र ऊन, वर्जिन ऊन, जिंदा पालतू जानवर, बिना प्रयोग में आया ऊन का। अगला क्या है हमारा इसमें? पुनर्चक्रण ऊन, यानी एक बार जिस भेड़ से या जिस जानवर से ऊन को उतार दिया गया होता है, उसके बाद दोबारा जब उसको प्रयोग में लाया जाता है तो उस प्रकार के ऊन को पुनर्चक्रण ऊन कहते हैं। कटी हुई ऊन लाई, यानी कि जो काट दी गई ऊन होती है उसे कहते हैं। तो हमारा मिलान क्या होगा? खैंची हुई ऊन तो मरे हुए जानवर से, और पवित्र ऊन तो ताजी बिना उपयोग में लाई हुई ऊन, पुनर्चक्रण ऊन बिना प्रयोग में आया रद्दी माल, और कटी हुई ऊन जिंदा पालतू जानवर के द्वारा कटी हुई ऊन का प्रयोग किया जाता है। ऊन के विनिर्माण तथा प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए। तो ऊन के विनिर्माण, प्रोसेसिंग, लैप निर्माण करना, टापस या नायलॉन को अलग करना, तंतुओं का श्रेणीकरण करना, कार्बोनाइजिंग करना, स्काउरिंग करना, धोना तथा तेल लगाना। क्या होगा इसमें जो है? देखिए, पहले तंतुओं को श्रेणीबद्ध किया जाता है, लेकिन इसमें एक स्टेप छूटा है। इसके पहले भी एक स्टेप होता है। क्या होता है? तो वो होता है कताई की जाती है। क्या की जाती है? तो कताई की जाती है। ये पहला होता है। इसके बाद तब तंतुओं को श्रेणीबद्ध किया जाता है, यानी रंग के आधार पर और उसके लंबाई के आधार पर। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? कार्बोनाइजिंग की जाती है, फिर धोया जाता है तथा तेल लगाया जाता है, फिर लैप निर्माण होता है, फिर टापस तथा नायलॉन को अलग किया जाता है। परंतु ऊन बनाने की प्रक्रियाएं कुछ अलग हैं। इसमें करीबन 10 स्टेप हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक बार फिर से मैं बता देना चाहती हूँ कि क्या क्या है हमारा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है ऊन बनाने की प्रक्रियाओं में? कताई, और इसके बाद ग्रेड भी कितने रूपों में? 2 रूपों में, लंबाई के आधार पर और उसके बाद उसके रंग के आधार पर। और अगला हमारा आता है सफाई। तो सफाई की जाती है।
इसके बाद अगला हमारा आता है शुद्धिकरण। क्या होता है? शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद सुखाया या तेल लगाया जाता है। सुखाना या तेल लगाना आता है। उसके बाद फिर कंघी करना होता है। क्या होता है? कंघी करना होता है। उसके बाद क्या किया जाता है? खिंचाई की जाती है, खींचना। फिर इसके बाद घुमाना। कौन सी प्रोसेस हुई जाती है? घुमाया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? कताई की जाती है। इसके बाद क्या किया जाता है? बुनाई किया जाता है। तो इतने प्रोसेस होते हैं ऊन बनाने की प्रक्रिया में, लेकिन यहाँ कुछ ही दिया गया है। तो तंतुओं का श्रेणीकरण दिया है, यानी कि कताई करना नहीं दिया है। फिर उसके बाद स्काउरिंग दिया है, और स्काउरिंग के पहले क्या होता है? स्काउरिंग करना, कार्बोनाइजिंग करना। चलो यही हो गया। स्काउरिंग करना, कार्बोनाइजिंग करना, धोना तथा तेल लगाना, लैप निर्माण करना, टापस तथा नायलॉन को अलग करना। फिर उसके बाद ऊनी कपड़े तैयार करने का सही अनुक्रम है। तो ऊनी कपड़े तैयार करने का सही अनुक्रम फिर से वही चीज़, ब्लीचिंग करना, क्रेबिंग करना, फूलिंग करना, कार्बोनाइजिंग करना। वही प्रक्रियाएं फिर से एक बार पूरा 10 याद कर लीजिएगा, फिर वो काम में आ जाएगा ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, ऊन कुचलने से सिलवटें आसानी से ठीक हो जाती हैं। इसमें उत्कृष्ट बढ़ावा की विशेषता होता है। तो क्या है ये? दोनों सही है, लेकिन व्याख्या कैसी है? गलत है। तो ऊन कुचलने से सिलवटें आसानी से क्या होती हैं? ठीक हो जाती है। इसमें उत्कृष्ट बढ़ावा की विशेषता होती है, सही है। फिर अगला, सूक्ष्मदर्शी से ऊन का तंतु दिखता है तो कैसी दिखता है? सल्क के समान दिखता है। पहले क्लास में भी मैं बता दी हूँ। और सल्कें जितनी अधिक होती हैं ऊन उतना ही उच्च कोटि का होता है। ऊन की मैट की विशेषता को क्या कहते हैं? तो फेल्टिंग कहते हैं। ऊन की मैट की विशेषता को क्या कहा जाता है? फेल्टिंग कहा जाता है। फिर इसके बाद हमारा अगला है, ऊन के आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ कौन सा होता है? तो अम्लीय जोड़ होता है। कौन सा जोड़ होता है? अम्लीय जोड़ होता है। इसके बाद ऊन का आणविक संरचना में सबसे कमजोर अम्लीय जोड़ होता है। ऊनी रेशे निर्बल होते हैं। भीगने के बाद इसकी मजबूती 25 से 30% तक कम हो जाती है, और कहीं कहीं हमारे यहाँ 40% भी कमजोरी कम होने का दिखाया जाता है। यह सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। तो किस तंतुओं से बनाया जाता है? तो फेल्ट वस्त्र से बनाया जाता है। फेल्ट वस्त्र ऊनी रेशे अधिक नमी, गर्मी एवं दबाव के संपर्क में आकर आपस में जुड़ जाते हैं, वह फेल्टिंग का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को फेल्ट वस्त्र कहते हैं, यानी नमदा कहते हैं। इसमें वस्त्रों की बुनाई नहीं होती, बल्कि रेशों को आपस में जमाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच के बंध को क्या कहते हैं? तो वांडर वाल्व फोर्स कहते हैं। ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच के बंध का नाम वाल्डर वाल्व फोर्स कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, ऊनी कपड़े फिनिशिंग। एक मिनट, यहाँ से, ऊनी वस्त्रों में सिलवट प्रतिरोधक का कारण होता है। तो अच्छी लचीलापन और अच्छा प्रतिस्पंदनता कारण होता है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किसी जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है? तो फैनल, प्लीस को, पेल्ट को, मायर को। तो प्लीस को जीवित भेड़ से उतारा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल को काटे जाते हैं? तो किसके अंतर्गत भेड़ के बाल को काटा जाता है? तो स्पैनिंग के द्वारा। स्पैनिंग दिया ही नहीं है, सीवरिंग के द्वारा। स्पैनिंग, उसी को सीवरिंग भी कहते हैं। उसके बाद टैगलॉक ऊन होता है उच्च श्रेणी का ऊन, मध्यम श्रेणी का ऊन, निम्न श्रेणी का ऊन, मजबूत श्रेणी का ऊन। तो टैगलॉक ऊन निम्न श्रेणी का ऊन होता है। प्राणिज रेशा होता है रेशम। रेशम कैसा रेशा होता है प्राणिज रेशा। बाकी नारियल, लिलन और सन, ये सभी वानस्पतिक रेशे हैं। ऊनी कपड़े के लिए सबसे अधिक ब्लीच होता है। तो
बीच में एक सूती कपड़े को रख करके ब्लीच किया जाए तो वो सबसे अधिक सूती होता है। ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ होती हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, H2O2 होता है। यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन में से धोया जाए तो वह होता है, कड़ा हो जाता है। ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका होता है, कैसे धुला जाए, शुष्क धुलाई विधि के द्वारा धुला जाए। फिर अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित संगठन वाले यानी कि ऊन में कार्बन की मात्रा 49 से 50% और 24 से 23% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 4% सल्फर होता है। किस चीज़ में, तो ऊन में। ऊन जलने के बाद देती है कैसी लौ देती है, तो काली भस्म देती है। मैरिनो ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है, तो ये अमेरिका में सबसे अच्छा पाया जाता है। यहाँ पर ये दिया ही नहीं है, यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। मैरिनो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। उत्कृष्ट प्रकार के मेरिनो का उत्पादन पूरे विश्व के 88% यहीं पे होता है। कितना प्रतिशत, 88%। कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं होता है, तो भेड़, ऊँट, बकरी, ये तीनों होता है, हिरन नहीं होता। ये रहा हमारा ऊन से संबंधित जितने भी प्रश्न थे। इसके पहले क्लास में हमने वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन किया था और इसके बाद हमने नेट्स के भी प्रश्नों को ऐड करते हुए ऊन से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए थे तो चारों विकल्प के साथ हम लोगों ने अध्ययन किया। तो ये रहा। फिर आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो है किसी और तंतु के बारे में, जैसे कि रेशम, और रेशम को पढ़ने के बाद उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वन लाइनर और चारों ऑप्शन के साथ, उन सभी का हम लोग विस्तृत से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।